हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। हम कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत। उसमें आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग बाय इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना। पिछली वीडियो में हमने किया था क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस यानी शास्त्रीय अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन में क्या क्या डिफरेंस है वो किया था। और आज हम करेंगे लर्निंग बाय इंसाइट या सूझ द्वारा सीखना। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.cannybuck.com पे विजिट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लर्निंग बाय इंसाइट है, सूझ द्वारा सीखना है, ये किसने दिया था? ये दिया था गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? वर्देमियर, कोलर, कोफका और लेविन। इन्होंने ही हमें बताया था कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो अपनी सूझबूझ से सीखते हैं, ना कि ट्रायल एंड एरर से। ठीक है, हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने में। फिर है गेस्टोल्ट। इसका अर्थ क्या होता है? गेस्टोल्ट एक जर्मन शब्द है। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ एक आकृति की पूर्णता या समग्रता के रूप में होता है, यानी एन ऑर्गेनाइज्ड होल इन कॉन्ट्रास्ट टू अ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। यानी गेस्टोल्ट का मीनिंग है कि एक कोई भी आकृति है वो अपनी पूरी फॉर्म में, अपने कंप्लीट रूप में हमें दिखाई जाए, ना कि वो पार्ट्स की फॉर्म में दिखाई जाए कि पहले उसका एक पार्ट दिखा दिया फिर बाद में उसका दूसरा पार्ट दिखा दिया। नहीं, ये मानते हैं कि हमें जो भी चीज़ बच्चों को दिखानी है या किसी भी लर्नर को दिखानी है वो उसकी कंप्लीट फॉर्म में दिखाएं हम, ना कि उसके पार्ट्स के कलेक्शन के रूप में, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, इसलिए जो गेस्टोल्ट प्रिंसिपल है उसके अनुसार इंसान किसी वस्तु को उसके पार्ट्स में नहीं बल्कि उसकी कंप्लीट फॉर्म में ग्रहण करता है, कंप्लीट फॉर्म से सीखता है, उसके पार्ट्स से नहीं सीखता। वह किसी भी चीज़ को एक यूनिट के रूप में देखता है और उसके कंप्लीट फॉर्म को ग्रहण करने के बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको देखता है। पहले वो कंप्लीट फॉर्म को देखेगा, उसके बाद उसके पार्ट्स को देखेगा। जैसे किसी फूल को, अगर कोई फूल है हमारे पास, उसको हम पहले बच्चों को कंप्लीट फॉर्म में दिखाएंगे, उसे समझाएंगे और फिर बाद में उसके हम पार्ट्स पर आएंगे कि ये उसकी रूट्स है, ये उसकी लीव्स है, ये उसका फ्रूट है। ठीक है, इसी तरह जो साइकिल का पंप है उसको पहले बच्चों को उसकी कंप्लीट फॉर्म में दिखाएंगे और उसके बाद उसके पार्ट्स का अध्ययन करवाएंगे, उसके पार्ट्स की स्टडी करवाएंगे। तो जो गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे वो लर्निंग को केवल ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास और भूल द्वारा सुधारने या फिर किसी स्टिमुलस यानी उद्दीपन के प्रति जो भी रिस्पॉन्स देता है उसका काम नहीं मानते थे, बल्कि वो मानते थे कि जो भी हम लर्नर को सिखाना चाहते हैं, जो भी हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो एक पर्पसफुल, वो एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी वो एक उद्देश्यपूर्ण, रचनात्मक और अन्वेषणात्मक यानी जिसकी खोज करके हमें सीखना होता है वो प्रक्रिया है। गेस्टोल्टवादियों के अकॉर्डिंग जो लर्नर होता है वो जो कुछ भी सीख रहा है वो पहले उसको कंप्लीट फॉर्म में देखेगा, उसे समग्र रूप में देखता है और उसमें जो भी उसके कनेक्शन होते हैं उस कंप्लीट फॉर्म में उनको एनालाइज करता है कि ये कंप्लीट कैसे, यानी पहले उसको कंप्लीट फॉर्म में देखता है और फिर बाद में उसको पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो गेस्टोल्टवादी थे इन्होंने जो लर्नर द्वारा जो परसेप्शन ऑफ द टोटल सिचुएशन यानी कंप्लीट को देखना, संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना यानी परसेप्शन ऑफ टोटल सिचुएशन थी, उसको एक दिमाग का काम बताया है। ठीक है, कि हम ये अपनी बुद्धि से करते हैं, अपने माइंड से करते हैं, अपनी इंसाइट से करते हैं। तो सूझ द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय इंसाइट एक वह मानसिक योग्यता है, वह हमारे दिमाग का काम है जो कि सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग्स है या फिर जो उच्च श्रेणी के पशु हैं जैसे चिंपैंजी वगैरह है, सिर्फ उनमें पाई जाती है। सिर्फ यही अपने दिमाग का प्रयोग करके सीखते हैं, यही है, सिर्फ यही यानी ह्यूमन बीइंग्स और जो चिंपैंजीज वगैरह हैं वे लर्निंग बाय इंसाइट यानी अपनी सूझ द्वारा सीखते हैं। बाकी हैं वो तो इमिटेट करके सीखते हैं।
इसके द्वारा हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं। अब उन्होंने अपनी थ्योरी से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ प्रयोग किए। वो प्रयोग क्या थे? ये प्रयोग किए थे कोलर ने मेनली 4 प्रयोग किए थे। हम एक एक करके देखते हैं कि उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अपने पहले प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में कोलर ने एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और पिंजरे की छत पर एक केले को इस तरह से लटका दिया था कि वह उसे उछल कर भी नहीं तोड़ सके। ठीक है। पिंजरे में एक लकड़ी का बॉक्स रख दिया था। सुल्तान ने उछल उछल कर उस केले को प्राप्त करने के बहुत सारे एफर्ट्स किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस बॉक्स को केले के नीचे रखा, उस पर चढ़ा, छलांग लगाई और केले को तोड़ लिया। ये था पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कोलर ने क्या किया? कोलर ने जो प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा और डिफिकल्ट बना दिया। अब इसमें जो केले तक पहुंचने के लिए छलांग लगाने के लिए 2 बॉक्स की जरूरत पड़ती थी और कमरे में उसने 2 बॉक्स ही रख दिए। और चिंपैंजी ने क्या किया? सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान ने इस प्रॉब्लम को भी पहले की तरह ही सोल्व कर लिया, यानी दोनों बॉक्सों को अरेंज किया और उस पे से छलांग लगा के केले को पा लिया। अब उसने तीसरे प्रयोग में क्या किया? तीसरे एक्सपेरिमेंट में केले को और थोड़ा ऊंचाई पर लटका दिया ताकि वह दोनों बॉक्सों का प्रयोग करके भी उछलने पर भी उसके हाथ में केला न आए। और उसने साथ ही क्या किया? पिंजरे में एक डंडा भी रख दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में काफी देर तक जो चिंपैंजी सुल्तान था वो दोनों बॉक्सों को ऊपर नीचे रखकर उछल कूद करता रहा, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली। फिर बाद में थोड़ा सोचने के बाद उसने क्या देखा? उसने उस डंडे को हाथ में लिया, दोनों बॉक्सों पर चढ़ा और केले को तोड़ लिया। ये था हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया, ट्रिकी बना दिया। अब इसमें क्या किया? इसमें उसी सुल्तान नाम के चिंपैंजी को भूखा रखा और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में 2 छोटे छोटे बड़े डंडे रखे और वे ऐसे डंडे थे कि उन्हें एक दूसरे के सिरे में फंसाकर एक लंबा डंडा बनाया जा सकता था। ठीक है। पिंजरे के बाहर केला इतनी दूरी पर रखा कि जो चिंपैंजी सुल्तान है वो उसे अपने हाथ पैर से भी न पा सके। ठीक है, यानी वो थोड़ा दूर रख दिया। कुछ समय के बाद सुल्तान है वो एक एक डंडे का जो प्रयोग है वो करने लग गया, यानी पहले एक डंडे से उसे उठाने की कोशिश करता, फिर दूसरे से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए लेकिन वो उसे सफलता नहीं मिली। फिर अचानक ही उसने देखा कि ये दोनों डंडे हैं, ये आपस में एक सिरे से दूसरे सिरे में फंस सकते हैं। उसने वे डंडे फंसाए, एक बड़ा डंडा बनाया और उस केले को तोड़ लिया। ठीक है, ये थे उसके 4 एक्सपेरिमेंट। अब उसने कंक्लूजन निकाला। उसने बोला कि इन एक्सपेरिमेंट द्वारा वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि जो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सोल्व करने के लिए चिंपैंजी ने ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज नहीं किया, यानी प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रयोग नहीं किया, बल्कि उसने अपनी सूझ का प्रयोग किया, अपनी इंसाइट का प्रयोग किया और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया। ठीक है, तो ये थे उसके एक्सपेरिमेंट। अब हम कोलर के एक्सपेरिमेंट को अपनी जो एजुकेशन है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ इंसाइट। ठीक है, यानी अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता, हम कैसे इसको अपनी लर्नर है उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई है, कोलर ने एक बात कही है कि सीखने में जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए और जो स्टूडेंट है वो मोटिवेटेड फील करना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट उन्होंने बताया है कि संपूर्ण अपने अंश या अवयवों से महत्वपूर्ण होता है, यानी होल इज बेटर देन इट्स पार्ट। अगर हम बच्चे को कुछ भी चीज उसके कंप्लीट फॉर्म में दिखाएंगे तो बच्चे उसको आसानी से समझ पाएंगे बजाय उसके पार्ट से। जब कोई भी चीज बच्चों को पढ़ाई जाए या उसे सीखने के लिए कहा जाए तब उसे अपनी कंप्लीट फॉर्म में ही बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कोई भी पौधा है, अगर उसके पार्ट्स हैं या फिर फूल है, उसके
फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स अगर हमें बच्चों को पढ़ाने हैं तो टीचर को स्टार्टिंग में जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि पहले पूरे पौधे को स्टूडेंट को दिखाना चाहिए, पहले पूरे फूल को स्टूडेंट को दिखाना चाहिए, फिर बाद में उसके पार्ट्स हैं उनको एनालाइज करवा के उसको ब्रेक करना चाहिए, उसको पार्ट्स में तोड़ना चाहिए। इसी तरह अगर हम मैथ्स की किसी प्रॉब्लम को स्टूडेंट के सामने देना चाहते हैं, उसको सोल्व करने देना चाहते हैं स्टूडेंट को, तो वो भी हमें उसको कंप्लीट फॉर्म में बच्चे के सामने रखनी चाहिए, उसके समग्र रूप में सामने रखनी चाहिए। फिर उस पूरी प्रॉब्लम का स्टूडेंट है वो एनालाइज करेगा, उसको सिंथेसाइज करेगा और उसके बाद उसे सोल्व करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार अगर हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो शब्दों से पहले यानी वर्ड से पहले हमें बच्चों को सेंटेंस सिखाने चाहिए, सेंटेंस के बाद वर्ड सिखाने चाहिए और वर्ड्स के बाद हमें अल्फ़ाबेट सिखाने चाहिए। ठीक है, यानी पहले बच्चों को वाक्य सिखाओ, फिर शब्द सिखाओ और फिर अक्षर सिखाने चाहिए। ठीक है, यानी पहले पूरा सेंटेंस देना चाहिए, वाक्य देना चाहिए, फिर वाक्य में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको बताना चाहिए और फिर वर्ड्स में जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उनको बताना चाहिए। ये है होल इज़ बेटर देन इट्स पार्ट, यानी बच्चों को कंप्लीट चीज़ का ज्ञान करवाओ, उनको कंप्लीट चीज़ दो, बच्चे उसे अपने आप समझ लेंगे। फिर है एकता का नियम यानी लॉ ऑफ यूनिटी, यानी अगर हम करिकुलम है उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अगर हम करिकुलम बना रहे हैं तो हमें गेस्टोल्टवादियों के इस प्रिंसिपल का यूज़ करना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को उसकी यूनिट्स है उनको बिखेरना नहीं चाहिए, यानी पहला टॉपिक है उसी में हमने दूसरा टॉपिक घुसा दिया, उसी में हमने तीसरा टॉपिक घुसा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो भी टॉपिक कोरिलेटेड है ना उनको एक साथ रखना चाहिए और जो बिल्कुल नए टॉपिक है उनको बाद में रखना चाहिए। सारा विषय जो भी सब्जेक्ट है वो एक यूनिट के समान दिखना चाहिए, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सारा जो सिलेबस है वो एक यूनिट लगे, वो कोरिलेटेड लगे। इसी प्रकार जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं या जो भी एक्टिविटी हम करिकुलम में करवाना चाहते हैं उनमें हमें यूनिटी दिखनी चाहिए, हमें ये लगना चाहिए कि हाँ भाई ये आपस में कोरिलेटेड है। फिर अब मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, किसी भी काम को सिखाने से पहले उससे होने वाले जो भी बेनिफिट्स हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसे हमें क्लियर कर देना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ के स्टूडेंट के अंदर ये आएगा, स्टूडेंट ये सीख पाएंगे। साथ ही जो उनकी जो मोटिवेशन है ना, अभिप्रेरणा है, उसको भी हमें पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में सीखने की जो इच्छा होती है, इंटरेस्ट होता है, उनकी जो रुचि होती है वो बनी रहे। और वो कब बनी रहेगी? जब बच्चे मोटिवेटेड फील करेंगे यानी अभिप्रेरित रहेंगे, तभी बच्चे किसी भी टॉपिक को जल्दी सीख पाएंगे। तो हमें मोटिवेशन को भी अपने करिकुलम में जगह देनी चाहिए। फिर है मोर इम्पोर्टेंस टू मेंटल प्रोसेस, यानी बौद्धिक शक्तियों को ज़्यादा महत्व। जो हमारा ये सूझ द्वारा सीखना है, लर्निंग बाय इनसाइट है, इसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो लर्निंग प्रोसेस में वो यही है कि इसने जो मेंटल पावर्स है ना उनको बहुत बढ़िया स्थान दिया है हमारी लर्निंग में। जैसे जो हमने पीछे सीखा था प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, वो मनुष्य जो इंसान है, लर्नर है, उसको यांत्रिक बना देता था, यानी रोबोट बना देता था कि उल्टे सीधे प्रयास करते रहो, उल जुलूल प्रयास करते रहो, अपना टाइम वेस्ट करते रहो, पावर वेस्ट करते रहो, और लास्ट में अगर कोई तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा उसी प्रोसेस में लग जाओ। तो मनुष्य है वो दूसरे प्राणियों से अलग है क्योंकि उसमें सोचने की पावर है, थिंकिंग कैपेसिटी है। तो उसे ये उल जुलूल प्रयास है ना, उल जुलूल एफर्ट्स हैं, ये करने शोभा नहीं देते, उसे इससे बचना चाहिए। उसे अपनी जो मेंटल पावर्स है उनका प्रयोग करना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखकर ही उसे अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके, अपनी जो इनसाइट पावर्स हैं उनका प्रयोग करके अपनी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना चाहिए, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड से उल जुलूल प्रयास करने से। ठीक है, इस प्रकार जो भी रटा रटाया जो भी नॉलेज है उसको ग्रहण करने या फिर जो दूसरों के बताए रास्ते पर चलने की अपेक्षा
हमें अपना रास्ता खुद ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, अपना ज्ञान है वो खुद खोजने का प्रयास करना चाहिए। यही बात इस थ्योरी ने हमें सिखाई है। और इस प्रकार के विचार जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसमें बहुत चेंज लाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रटने पर जोर देने वाली जो भी हमारी मेंटल पावर्स हैं उनका प्रयोग न करके हमें किसी भी काम को करके सीखना चाहिए। जो हमारी मोटर स्किल्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और इनका प्रयोग करने से जिन मेथड्स का हमें बच्चों को सिखाने में यूज़ करना चाहिए वे कौन से मेथड है, वे खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड। बच्चों को अगर कोई टॉपिक पढ़ाना है तो बच्चों को खुद उसे खोजने दो, फिर उसका विश्लेषण करने दो और फिर बच्चों को जो भी समस्या आ रही है उसका खुद ही समाधान करने के लिए प्रेरित करो। ये 3 विधियां हैं जो इस सिद्धांत ने हमें दी है, खोज विधि, विश्लेषण विधि और समस्या समाधान विधि, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिटिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।